हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक न्यू सेशन जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सब्जेक्ट से रहेगा, जिसमें सबसे पहले मैं बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स से चालू कर रहा हूँ। इसी सीक्वेंस में आप इसी वीडियो में पीएन जंक्शन के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मुझे देख सकते हैं। और एक पार्ट और आपके लिए मैं प्लान किया हूँ जो कि पार्ट 2 रहेगा, जहाँ पे आप मॉसफेट के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। जितने भी पार्ट्स नीडेड होंगे वो सारे पार्ट्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ये एक रिवीजन सेशन है जो गेट 2025 के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। लेकिन अगर आप गेट 2026 का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर 2027 का प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को समझने के लिए ये पीवाईक्यू का सेशन है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा। कुछ अलग से भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके कंसेप्ट्स को ईडीसी के इस सब्जेक्ट के लिए बढ़ाएगा। तो इस सीरीज को एंड तक देखना डेफिनेटली, और जो भी आपका इस सीरीज के बारे में कमेंट होगा वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से करना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट आल्सो। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज, लेकिन सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वो उनकी प्लानिंग किस तरीके से की गई है, क्या प्राइसिंग उसकी रखी गई है, वो सारा डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अनअकैडमी के जो रैंकर्स है लास्ट ईयर 2024 में गेट में उनका क्या परफॉर्मेंस था। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस में 7 ऐसे रैंकर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली सिक्योर किया ऑल इंडिया रैंक 1, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पीआई और एनएम, मतलब अनअकैडमी के सारे ब्रांच जो है वहां से आप जो एआईआर 1 जो है वो गेट 2024 में आया हुआ है। यहाँ पे रिजॉल्व 2025 क्या बोल रहा है कि हम हमारे पास जो गेट के कोर्सेज है वो 55% ऑफ में आपको मिल जा रहा है। इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और ये वैलिड है टिल 31 दिसंबर तक। उससे पहले आप इसको ले ले तो अच्छा, क्योंकि आपको मिल पाएगा यहाँ पे जो 2026 का जो प्लस कोर्स है 15 मंथ का, वो 13,999 की। और गेट 2026 का जो आइकॉनिक कोर्स है 15 मंथ का, वो 20,999 में आपको मिल जाएगा। जो कोर्सेस आपको सब्सक्राइब करना है वो है शिद्दत एंड निर्णय बैच, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए 2027 और 2026 दोनों के लिए प्लान किया गया है। यहाँ पे जो क्लास का स्टार्ट डेट है वो 27 दिसंबर है। यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए आप जो कोड यूज करेंगे, दैट कोड इज SD सर, SDSIR। ये आप यूज कर सकते हैं और इसके साथ 50 आप लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा 55% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपका कोर्स का प्लानिंग हो गया। अभी हम देखते हैं कि स्पेशली इन दोनों 2026 और 2027 के लिए जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए वो भी कोर्स अवेलेबल है। उसमें प्लस और आइकॉनिक का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 15,909 और 22,919 में अवेलेबल है। तो गेट एश्योर, ये क्या प्लानिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर आप परचेस करते हैं 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, तो जब तक आपका गेट क्रैक नहीं हो जाता तब तक अनअकैडमी जो है वो आपके साथ सपोर्ट में है। इसके भी ऑफर की वैलिडिटी है 21 दिसंबर, उसके पहले आप गेट एश्योर ले सकते हैं। आगे हम बात करें कि शिद्दत बैच जो कि 2026 इलेक्ट्रिकल के लिए है, उसी प्रकार निर्णय बैच जो कि 2027 इलेक्ट्रिकल के लिए ये कोर्सेस अवेलेबल है, जिसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और उसी प्रकार शिद्दत बैच इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए और निर्णय बैच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग किया गया है, जिसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्वयं मैं ले रहा हूँ। आप स्टार्ट कर सकते हैं, 7:30 PM को क्लास लग रही है। ठीक है, आगे हम बात करें कि आपके पास प्लस और आइकॉनिक दो कोर्सेस है। आपको ये पता होगा कि प्लस में आपको लाइव इंटरेक्शन का मौका मिलता है अपने फैकल्टी के साथ। एक स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाता है जिसको आप लाइव देख सकते हैं, जिसमें टेस्ट और क्विजेस भी प्लान की गई है। लेकिन आइकॉनिक का एक खास यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे 1 टू 1 लाइव मेंटरशिप आपको मिल जाता है और आपको कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग मिल जाता है, और जो भी आपके पास प्लस में मिल रहा है वो सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे खास बात ये है कि फिजिकल नोट्स, मतलब आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी जो कि जिसमें क्वेश्चंस और सारा कुछ रहेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स की प्लानिंग कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। डिस्काउंट ऑफर में अवेलेबल है, जल्द से जल्द निर्णय लीजिए और निर्णय बैच या फिर शिद्दत बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा
ईडीसी में सेमीकंडक्टर फिजिक्स का क्वेश्चन, उसके बाद पीएन जंक्शन का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां पे मॉसफेट के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो कि ईडीसी का एक टॉपिक, ये एक यूनिट है जिसमें हम लो लेवल इंजेक्शन जो टर्मिनोलॉजी है इसको डिकोड करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको 2 पार्ट्स में वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। वो वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल का। जस्ट आप जाइए उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बताया है कि बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अगर आपको कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आता है, सेटेड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आता है, आपको एनर्जी बैंड डायग्राम का क्वेश्चन आए, या फिर डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आए, तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, लेस टाइम में ट्रिकी वे में फॉर्मूला यूज करते हुए आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम हॉल में आप सॉल्व करेंगे वो बढ़ सकता है। अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो आप गेन करने वाले हैं 2025 गेट में या फिर 2026 गेट में, वो आपका एनहेंस हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्चुअली जो हमारा ट्रिक है, जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा लेस टाइम में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमको किस थॉट प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, उन सारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन जो कि लो लेवल इंजेक्शन का है, तो उसमें हमको कौन-कौन से टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन से ग्राफ्स होते हैं, कौन से फॉर्मूलेज होते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे तैयार होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जब हम लो लेवल इंजेक्शन देखेंगे, पहले तो हम लो लेवल इंजेक्शन क्या है उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें सिर्फ आपको माइनॉरिटीज कंसंट्रेशन को ही ध्यान में रखना है, मेजॉरिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, इसको टाइम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए जब भी उसमें कोई लाइट सोर्स इल्यूमिनेट करता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इसके बारे में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, लो लेवल इंजेक्शन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इस थ्योरी को आपको समझना ज़रूरी है कि किस बात पे हमारा मोटिव होना चाहिए किसी एक क्वेश्चन को देख के जो कि लो लेवल इंजेक्शन टॉपिक पे होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है, जिसको हमको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसको ही यूज़ करना पड़ता है। हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा या फिर एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा आपके पास। तीसरी बात ये है कि रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन रेट्स जो है, उसको भी आपको क्लेवरली यूज़ करना पड़ता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें ईज़ी तरीके से। तो ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में अगर हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्चुअली लो लेवल इंजेक्शन हम किसको बोलेंगे। तो हमारे पास अगर हमको बोला जाए कि क्वेश्चन जो है वो लो लेवल इंजेक्शन का है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लो लेवल इंजेक्शन मतलब जिसमें आपके पास चार्ज कैरियर्स को जो इंजेक्ट किया गया सेमीकंडक्टर के अंदर, जब भी कोई सेमीकंडक्टर को आप इल्यूमिनेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेमीकंडक्टर, इफ यू इल्यूमिनेट दिस सेमीकंडक्टर विद सम लाइट सोर्स, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लाइट जो है वो इसके किसी एड्ज पे अप्लाई किया, ये इस सेमीकंडक्टर का एड्ज है, तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन होता है। ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी का मेजॉरिटी भी इंजेक्ट होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जो कंसंट्रेशन है, जो इस लाइट की वजह से एनहेंस होता है या फिर इंक्रीज होता है, उसका परसेंटेज इंक्रीमेंट बहुत लेस है। तो उस मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, बट माइनॉरिटी कैरियर की डिफ्यूजन पॉसिबल है। लेकिन जो माइनॉरिटीज इसके अंदर इंक्रीज होगा, है ना? ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज के इंक्रीमेंट की बात करें, सपोज इसमें आपके पास डेल्टा पी है और ये आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और डेल्टा पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ये आपका माइनॉरिटीज है जो कि इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इंक्रीमेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसकी वैल्यू बहुत लेस होगी। आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को वी कैन कॉलिंग एज लो लेवल इंजेक्शन। इसको हम लो लेवल इंजेक्शन एलएलआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट को बहुत कम जगह यूज किया जाता है, मैक्सिमम जगह जिस ग्राफ और फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी जो ग्राफ है, एक आपके पास एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा, एक आपके पास ओवरऑल पूरे सेमीकंडक्टर में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा। दोनों में एक अंतर है कि एक जो है वो आपके पास
डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है किसका? माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग, और वो जो एक्स पे डिपेंड करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की होती है, और ऑलरेडी जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है? जब भी आप एड्ज इल्यूमिनेशन करेंगे, दिस इज फॉर एड्ज इल्यूमिनेशन, मतलब किसी एड्ज को आप लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो उस समय आप इस ग्राफ को यूज करेंगे। और यहाँ पे ये जो आपका कंसंट्रेशन है, ये ओवरऑल जो एनर्जी, लाइट सोर्स की एनर्जी लगाने के बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसकी वैल्यू। तो इसको आप कई सारे नोटेशन को यूज करके यहाँ पे आप इसको लिखते हैं, डेट इज कई बार हम लोग इसको पी डैश एन, जो कि एट जीरो डिस्टेंस पे है, ऐसा लिखते हैं। और ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको यूज करना है, जिसका कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये इंक्रीज नहीं होता होता विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये किस तरीके से धीरे-धीरे डिक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ का मतलब है कि जो माइनॉरिटी चार्ज के लिए इंजेक्ट हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर एज से, वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसको हम लिखते हैं दिस इज पी डैश एन व्हिच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू पी डैश एन, जो कि आपके पास 0 डिस्टेंस पे है, इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एलपी, क्योंकि ये पी टाइप का चार्ज आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये होता है एलपी आपका डिफ्यूजन लेंथ। दिस एलपी इज नथिंग बट दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन लेंथ। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ये जो इंक्रीमेंटेड चार्ज कैरियर्स है ना, जो कि लाइट सोर्स की वजह से बड़ा है, उसको किसी भी डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि टोटल या फिर नेट चार्ज कितना है, टोटल जो आपके पास इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे ये जो है ये इंजेक्टेड चार्ज कैरियर से टोटल लिखें, तो आपके पास यहाँ से बॉटम से यहाँ तक की वैल्यू होगी। और ये जो बॉटम में आपके पास जो इनिशियल चार्ज आपके पास है, दैट इज गिवन बाय, तो ये आपके पास पी एन नॉट, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू है, प्लस डैश आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स, पी डैश एन ऑफ जीरो, और पी डैश एन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एंड दैट कैन बी रिटन बाय दिस इज पी एन नॉट प्लस दिस इज पी डैश एन ऑफ जीरो इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल पी। ये आपका फॉर्मूला होगा अगर आप एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार कोर्स में रिवाइज कर लीजिए, और उस रिवीजन के बाद आप क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन की बात की है। अगर आपका यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाए तो क्या होगा? तो आपके पास फॉर्मूला अब टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने ड्रॉ किया है जो कि सेंटीमीटर में है। यहाँ पे आपको टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि टी के रेस्पेक्ट में होगा। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेज में ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का क्या है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेट किया गया। अगर मान लो किसी सेमीकंडक्टर को लाइट सोर्स से, तब आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए उसको टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। और यहाँ पे फिर से वही चीज है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको ड्रॉ करेंगे। ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही आएगा जैसा पहले आया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यही है कि जो ग्राफ में आपका हम्म एक्स के वजह से आपने लिखा था, अब इसको आप लिखेंगे दिस इज पी डैश एन विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू दिस इज पी डैश एन एट जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ पी। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेके दिस इज पी डैश एन एट जीरो डिस्टेंस पे आपका है, और आपको ये पता है कि ये आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी अगर आप नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज लिखना चाहें जो कि बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज पी डैश। आप पी डैश मत लिखिए क्योंकि ये जो डैश है ये एक्सेस कंसंट्रेशन के लिए है,
तो आपको यहाँ पे पी एन एट एनी टाइम टी लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू जो एक्सेस कंसंट्रेशन आपका बढ़ा हुआ है, दैट इज पी डैश एन ऑफ टी प्लस पी एन नॉट, इन दोनों का एडिशन। सो यहाँ पे भी आप इसको एक्सप्लोर करके पूरा लिख सकते हैं, दैट इज पी डैश एन ऑफ जीरो इंटू ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ पी, और आपके पास यहाँ पे पी एन नॉट, ये दोनों का एडिशन है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के लिए, वो एड्ज इल्यूमिनेशन के लिए, दोनों के लिए दोनों का अंतर है, दोनों में अंतर है एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा, दैट इज जनरेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन रेट। तो अगर हम जनरेशन रेट की बात करेंगे तो आपके पास जो एक्सेस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आपको मिला है पी डैश एन डिवाइडेड बाय, आप अगर उसको टॉपी से डिवाइड कर देंगे तो ये जनरेशन रेट बताता है। तो यहाँ पे कभी भी आपको एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है जो कि लाइट की वजह से बढ़ा है, तो आप यहाँ पे जनरेशन रेट जो कि जी एन है या फिर जीपी है इनटू टाउ पी से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कई जगह यूज होता है। इसको मैं जी एन से रिप्रेजेंट किया हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लेते हैं सो दैट यू कैन हैव ए बेटर आइडिया। यहाँ पे देखिए आईएससी बेंगलोर का एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है, कंसीडर ए सिलिकॉन सैंपल एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन with a uniform donor density nd is equal to 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube illuminated uniformly such that, तो यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर को यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया है, एड्ज इल्यूमिनेशन नहीं किया गया, सच दैट द ऑप्टिकल जनरेशन रेट is G optical is equal to 1.5 into 10 to the power 20 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट को भी ध्यान दीजिएगा, ईडीसी सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट भी कई बार आपको चेंज करना पड़ता है, और अगर आप यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो आंसर आपका जिस यूनिट में है वो सेम यूनिट नहीं आ पाता। तो क्योंकि ये जनरेशन रेट है, जनरेशन रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए पर सेकंड आया, और ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए पर सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा। और आगे ये लिखा है कि थ्रू आउट द सैंपल द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न ऑफ एट टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो लाइट सोर्स आपके सेमीकंडक्टर में पड़ रहा था, उसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो पे ऑफ कर दिया गया। ऑफ करने के बाद जो जनरेशन इसके अंदर हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। एज्यूम लो लेवल इंजेक्शन, ये हमको एज्यूम करना है कि आपके पास यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स का, उस कंसंट्रेशन से ज्यादा आपका माइनॉरिटी नहीं हो पाया, जो जनरेटेड चार्ज कैरियर से वो नहीं बढ़ पाए जब आपने लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया तब। ठीक है, तो ये लो लेवल इंजेक्शन है। कई बार हाई लेवल इंजेक्शन भी दिया हुआ हो सकता है। हाई लेवल इंजेक्शन का मतलब है कि आपने लाइट सोर्स लगाया किसी सेमीकंडक्टर में, और उसमें जो जनरेट हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनका कंसंट्रेशन जो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन थे, उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो अगर आप हाई लेवल इंजेक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए दैट इज हाई लेवल इंजेक्शन, तो यहाँ पे आप मान लीजिए एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। छोटी सी बात लेकिन पते वाली बात। आपके पास यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डेल्टा पी है, जो कि आपका जनरेट हुआ है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में था, ड्यू टू डोपिंग उससे ज्यादा बढ़ जाए, तो आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन हाई लेवल इंजेक्शन का है। Assume low level injection to be valid and ignore surface effect। surface effect मतलब इसके सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं जो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, तो उन चार्ज कैरियर्स या फिर उन एटम्स को इग्नोर करना है। हालांकि हम अभी तक उसको कंसिडर नहीं किए हैं, और हम कंसिडर आगे करेंगे भी नहीं, फिर भी दिया हुआ है तो कम से कम टर्मिनोलॉजी डिकोड तो करने आना चाहिए। तो ये इसके सरफेस में, इस सेमीकंडक्टर के सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे, जो कि अनबाउंडेड होंगे, बिकॉज ये उसका एड्ज है, और उन चार्ज कैरियर्स की वजह से जो कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा वो बहुत कम होता है।
आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको इग्नोर करने बोल रहा हूँ, हम करके चल रहे हैं। द कैरियर लाइफ टाइम टीपी नॉट इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोसेकंड और टी एन नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लाइफ टाइम और होल्स का लाइफ टाइम दिया गया है। यहाँ पे होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0 एंड द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड रेस्पेक्टिवली आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए इसके दो आंसर दिए गए। तो हम इस क्वेश्चन को जब डील करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको ये बता दिया गया है कि हमको दो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट कर पे वो चीजें फाइंड आउट करनी है। टी इज इक्वल टू 0 ये भी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का ही हम लोगों ने बनाया था, और यहाँ पे कहीं मान लीजिए 0.3 माइक्रो सेकेंड है, तो इस टाइम पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके दिमाग में दो चीज आया होगा कि सर टोटल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है या तो सिर्फ आपके पास जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट करना है। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो कि लाइट सोर्स की वजह से आया है उसको फाइंड आउट करें, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ सर? इसलिए क्योंकि आपके पास जो ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही लेस है, और जब ये इस वैल्यू से एडिशन होगा जो आपके पास इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका आंसर वही आएगा जो आप सिर्फ इस वैल्यू को कंसीडर करके फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब ये है कि ये जो पी एन नॉट की वैल्यू है ये बहुत लेस है। तो आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों का आंसर आपको सेम मिलने वाला है। इसलिए आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है? तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा के सॉल्व करें, हमको देखने की जरूरत नहीं है। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में अगर हम लोग फाइंड आउट करें, हमारे पास माइनॉरिटी कितना आएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज पी डैश एन एट 0, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जनरेशन रेट का हेल्प ले सकते हैं, जो अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, और जो आपका वी कैन से द लाइफ टाइम ऑफ द चार्ज कैरियर्स, इसका हेल्प लेके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पी डैश एन ऑफ 0 है, जितना का चार्ज कैरियर्स आपका बढ़ा है, क्योंकि एट 0 पॉइंट पे आपका लाइट सोर्स लगना बंद हो गया था, तो इसका मतलब है जो भी चार्ज कैरियर्स स्टेडी स्टेट में बढ़ने की बात होगी, वो इसी पर्टिकुलर वैल्यू तक ही बढ़ा होगा। उसके बाद आपके चार्ज कैरियर्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। तो ये स्टेडी स्टेट की वैल्यू है, जो कि इंक्रीमेंट हुआ है, और आप इसको जी और ये टाउ पी नॉट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास फॉर्मूला मैंने यही वाला यूज किया है, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में वी कैन हैव कि आपको ये बोला गया द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमको जी ऑप्टिकल की वैल्यू दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज करना है। सो दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है टाउ पी नॉट से, और टाउ पी नॉट जो है वो 0.1 माइक्रो सेकेंड है। तो यहाँ पे आपके पास 0.1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6। ये आप आंसर निकाल सकते हैं पी डैश एन ऑफ 0 का। मैं भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा। दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 है, और यूनिट आपके पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ये आपके पास कंसंट्रेशन है मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। सो पी डैश एन ऑफ 0 आपके पास आ गई है। चाहे तो आप माइनॉरिटी फाइंड आउट कर लो, चाहे ना मत फाइंड आउट करो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है। तो इसमें आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 पहला दिया गया है, दूसरा भी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 दिया गया है। तो मतलब सी और डी जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब आप दूसरे पार्ट में चले जाइए। टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है। तो टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे हम फाइंड आउट करते हैं बाय ड्राइंग ए लाइन। तो ये आपके पास ये पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे टाइम जब आपके पास 0.3 माइक्रोसेकंड दिया गया है, तब आपको फिर से यही चीज फाइंड आउट करना है। तो 0.3 माइक्रोसेकंड में आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास पी डैश एन
एट 0.3 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू पी डैश एन एट 0 में जितना है इंटू ई रेस टू माइनस यहाँ पे 0.3 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टाउ पी, जो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला है, जो अभी-अभी मैंने लिखा था। तो इसके लिए आपके पास पी डैश एन ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज़ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आपके पास ऑलरेडी है। बस आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 0.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाय आपके पास टाउ पी की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यही होगा, दिस इज़ 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलने वाला है दैट इज 7.46 इंटू 10 टू द पावर 11। तो दिस इज 7.46 इंटू 10 टू द पावर 11। 7.46 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था, क्वेश्चन बड़ा होगा भले ही, लेकिन वी गॉट द आंसर। यहाँ पे 7.46 मतलब ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो। नहीं तो इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के आप फंस जाएंगे। ये देखिए एक छोटा सा आपका सॉल्यूशन है जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये टाइम इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। एंड बोथ इज मैचिंग विथ योर आंसर जो आपके पास ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी थ्योरी का, सो दैट यू कैन हैव द बेटर आइडिया। आपके पास इसका एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए। ये वाला क्वेश्चन, तो ये आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया एज शोन ए यूनिफॉर्मली डोप्ड सिलिकॉन बार ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर विथ ए डोनर कंसंट्रेशन एन डी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, समझ लीजिए। इसको इल्यूमिनेट किया गया इस एड्ज पे x इज इक्वल टू 0 पे लाइट सोर्स है। इसके पास ऑलरेडी इतने अमाउंट ऑफ डोनर एटम्स अवेलेबल थे और इसका जो लेंथ है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। तो इसके अंदर, क्योंकि ये आपके पास सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट हुए और उनका जो जनरेशन रेट है वो यहाँ पे दिया गया है। इस फॉर्मूले से आपको उसको कैलकुलेट करना है। वेयर जीएल नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 17, इस जीएल नॉट की वैल्यू भी बता दी गई। ठीक है, ये जनरेशन रेट है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब अलग-अलग पॉइंट्स पे आपके पास जनरेशन रेट अलग-अलग आएगा, क्योंकि आपका जनरेशन रेट जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे होल लाइफ टाइम इज 10 टू द पावर -4 सेकंड दिया गया है, ये लाइफ टाइम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया गया है, होल डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डीपी की वैल्यू दी गई है एंड लो लेवल इंजेक्शन कंडीशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एज्यूमिंग ए लीनियरली डिकेइंग स्टेडी स्टेट एक्सेस होल कंसंट्रेशन दैट गोज टू 0 एट x इज इक्वल टू l। तो जैसे हम इसके पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेते थे, ये बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल डीके नहीं हुआ है, जो चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन हुए वो लीनियर डीके हुए। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू l/2 इन एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है ये पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो हमको डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ग्राफ है और उस ग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो ग्राफ ये है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर्स है वो लीनियरली डिके हुए, एक्सपोनेंशियली नहीं हुए। और ये अब x इन सेंटीमीटर पे ड्रॉ है और ये आपके पास n टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो ये p डैश n और ये x के साथ ड्रॉ हो रहा है। ये 0 है और ये लेंथ l है और इस लेंथ l की वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि ये लीनियरली डिके हुआ और कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 हो गई जब आपका लेंथ का वैल्यू 0.1 माइक्रोमीटर हुआ तो। ठीक है, तो इस एड्ज से इसको इल्यूमिनेट किया गया, लाइट सोर्स लगाया गया और लाइट सोर्स लगने के बाद यहाँ चार्ज कैरियर्स इस एड्ज में जनरेट हुए और ये रिकम्बाइन हो गए धीरे से। ठीक है,
तो इस तरीके का क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जनरेशन रेट भी दिया गया है, लेकिन आपको जिस पार्ट को फाइंड आउट करना है वो डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन किसके लिए फाइंड आउट करना है? तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वही डिफ्यूजन होगी। दैट मीन्स क्योंकि ये डोनर एटम यहाँ पे लिखा है 10 टू द पावर 16, तो होल्स का डिफ्यूजन होगा। तो आपको यहाँ पे होल्स के डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिखना है, एंड वो उसके में एक नेगेटिव साइन आता है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास क्यू डीपी, और ये हो जाएगा आपके पास डीपी बाई डीएक्स। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, दैट इज चेंज इन डीपी विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज कैरियर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होंगे। तो एक्चुअली ये इंजेक्टेड या फिर बढ़ा हुआ चार्ज कैरियर्स है, इनिशियल वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स ये जो है ये आपका पी डैश की वैल्यू, पी डैश, जो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो एक्स के साथ जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ये जो है दिस इज नथिंग बट पी डैश एन ऑफ एक्स, ये वैल्यू है। और इस पी डैश एन ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे ये दिया गया है कि आपका जनरेशन रेट भी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये GL इज इक्वल टू GL नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो हमको यहाँ पे चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा, डेट इज दिस कंसंट्रेशन, दिस जनरेशन रेट कैसे चेंज हो रहा है, और उसको आपको टॉपी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जनरेशन रेट इज इक्वल टू जो भी आपके पास एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, डिवाइडेड बाय आपके पास टॉपी होता है। तो आपका जो एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो G इंटू टॉपी हो जाएगा। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाउ जस्ट वी हैव टू गो लाइक दिस। तो मैंने क्वेश्चन का फ्लो आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो कंसंट्रेशन है डेट इज पी डैश एन ऑफ एक्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेट इज जी एल, डेट इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, और इसको आपको टॉपी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स, और अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि पी डैश एन ऑफ एक्स किधर है, तो ये आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव टू गो टू दिस क्वेश्चन। अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे तो ये क्वेश्चन का डिकोडिंग थ्योरी है। चलिए, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को में वैल्यूज पुट अप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या आएगा। तो यहाँ पे GL की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है। वी कैन सी है दिस इज GL नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 17 है। तो दिस इज 10 टू द पावर 17, ये GL नॉट है, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और टॉपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज नथिंग बट हियर वी हैव 10 टू द पावर ऑफ -4 सेकंड। तो दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर -13, 14 15 16 17, यस। तो यहाँ पे ये आपके पास 13 हो जाएगा। दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका पी डैश एन ऑफ एक्स का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स, ये जो आपने फाइंड आउट किया है, इसको इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वही करना है, का डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो वी हैव टू डू दैट पार्ट। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 13 ये कांस्टेंट है, और उसके बाद आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल है। तो ये नेगेटिव साइन विथ रेस्पेक्ट टू एल, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ये जो एल है ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे एल जो है वो आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है, जिसको आप लिख सकते हैं दिस इज आल्सो कैन बी रिटन एज 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर। तो इसको हम यूज करेंगे और ये वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे इसकी जगह।
और बाकी सारे वैल्यूज ऑलरेडी है, तो हमारा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो है वो निकल जाएगा। So now we can put here this is Jp is equal to this is minus q मतलब 1.6 into 10 to the power of minus 19 और dp की वैल्यू हमको पुट अप करनी है और dp दिया हुआ होना चाहिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपके पास हो जाएगा दिस इज 100 और मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है इसको पुट अप कर दीजिए, दैट इज माइनस 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे माइनस 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल मतलब 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 अगर मैं सेंटीमीटर में पुटअप करूँ तो ये सारे वैल्यूज मैंने ऑलरेडी पुटअप कर दिए हैं और इसका कैलकुलेटर को यूज करके आंसर निकाल लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वी हैव Jp इज इक्वल टू 16 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये नेगेटिव कैंसिल हो गया और आपके पास Jp जो है इसकी वैल्यू 16 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया तो कुछ चीजें आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों आया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि आपका करंट डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे कि इस डायग्राम में हमको ये पता है कि यहाँ पे होल्स जनरेट हुआ है, तो ये जो होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ये आपका होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इसी चीज को वेरीफाई इस आंसर ने कर दिया कि आंसर की वैल्यू पॉजिटिव आई। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन जो कि होल्स की वजह से है, डिफ्यूजन करंट उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की ओर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मैंने जो भी आपको थ्योरी दिया है उसमें सारा कुछ बताया है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आए बड़े आराम से आप उस क्वेश्चन की थ्योरी को डिटेक्ट कीजिए, क्या दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है और क्यों फार्मूला लग रहा है, ये सारी चीजों को डिटेक्ट करके आप आराम से, ज्यादा नहीं, एक पेज भी आपको नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये देखिए मैंने यहाँ से चालू किया और ये कुछ चीजें मैंने लिखते हुए आगे बढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर आप सर फोड़ेंगे तो काफी समय लग सकता है, लेकिन ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है। आपको अगर फॉर्मूले का आइडिया है और फॉर्मूले के थ्रू आप किसी कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन जो गेट में दी रहती है वो चीजें इजी लगती है। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्चुअली पीएन जंक्शन का, जो कि हम रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल एनहेंस करने का तरीका बता रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी को डिकोड कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया है। और मैंने ये भी बताया कि किसी फॉर्मूले में लैंड करने का तरीका क्या है अगर आपके पास क्वेश्चन गेट के लेवल का आपको दिया जाए तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 से 4 वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, जो कि इसी यूट्यूब चैनल में है। अगर आप ईडीसी को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं और आप फर्स्ट टाइम ईडीसी पढ़ रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने ईडीसी पढ़ चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाके ईडीसी के उस रिवीजन वीडियोस को देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के टॉपिक में प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट वे ऑफ एनालिसिस, वे ऑफ डिकोडिंग द टर्मिनोलॉजी आपको बताया है। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आप इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे पीएन जंक्शन का। स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन से और धीरे-धीरे हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रीच करेंगे। लेकिन ये एक अलग तरीके का वीडियो है, जो कि आप पीएन ऑलरेडी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में देख चुके हैं, जिसमें मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके के टॉपिक्स होंगे, क्या टर्मिनोलॉजी होगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डील करते हैं जस्ट इसके बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है आपने एक पीएन जंक्शन लिया है और उसमें ना तो कोई आपने फॉरवर्ड बायसिंग किया है, ना रिवर्स बायसिंग किया है। मतलब द वोल्टेज जो आपने लगाया है वो जीरो वोल्टेज है। अंडर इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। अब यहाँ पे आपको बिल्ट इन पोटेंशियल, अगर आपने पीएन जंक्शन में कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है
तब भी क्या उसके अंदर कोई इनबिल्ट पोटेंशियल होता है? यस होता है, और उसको हम बिल्ट इन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर पी रीजन, एन रीजन न्यूट्रल होता है, या फिर वहां पे कोई चार्ज होता है, तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया को फाइंड आउट करेंगे। हम डिप्लीशन विड्थ को फाइंड आउट करेंगे, एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन के फॉर्मूले को भी देखेंगे कि उस फॉर्मूले में कौन-कौन से पैरामीटर्स है, और उन पैरामीटर्स को किसी क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे फ्रेम किया जा सकता है। तो एक-एक करके हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आईआईटी गुवाहाटी का पीएन जंक्शन का ये क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, जिसमें ये लिखा है कि इन ए पीएन जंक्शन डायोड एट इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये हम देखने वाले हैं कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर इस नॉट को हटा दें, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एक एमएसक्यू बन जाएगा, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ये भी आप समझना कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर इसमें नॉट लगा रहे तो ये एमसीक्यू रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है? तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड के इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, इसका आइडिया होना चाहिए। और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से कैसे डिटेक्ट करना है, इसका आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डील कर पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला और सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन चारों दिया गया है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, द होल एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट कंपोनेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का एनालिसिस हमने फर्स्ट यूनिट में कर रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन के बारे में बात किया गया है। तो ये करंट को मैं सर्कल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे द होल एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट की बात की गई है। तो यहाँ पे भी करंट की बात की गई है, लेकिन ये डिफ्यूजन है और ये ड्रिफ्ट है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में, ऑन एन एवरेज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के खुद के मूवमेंट की बात की गई है। करंट से इसको कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट डायरेक्शन को। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जिसमें करंट की बातें हमको करनी है, और दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जहां पे हमको करंट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो बस इसी बात पे हम एक पीएन जंक्शन को फटाक से ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हुआ क्या होगा इन दिस डायग्राम। तो ये आपके पास एक पीएन जंक्शन है, एंड वी हैव हमारे पास यहाँ पे कुछ एटम्स होंगे, ये इस तरीके के। और ये मैं मानता हूँ कि ये हमारे पास पॉजिटिव या फिर एक्सेप्टर एटम्स है, और ये हमारे पास डोनर स्पार होंगे। फटाक से हमने ड्रॉ कर लिया, और इनके बीच में एक मेटलर्जिकल जंक्शन है, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दिस इज द मेटलर्जिकल जंक्शन। ठीक है? अब क्या होगा कि ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी कुछ होल्स कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्टर एटम्स बोला है। तो आई विल ड्रॉ सम होल्स। तो यहाँ पे हम कुछ होल्स बना लेते हैं लाइक दिस। दिस आर द होल्स व्हिच इज प्रेजेंट। और लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं ऐसा। दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट। तो आपको ये सब जो डेटा है ये पहले से पता होता है। उस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। एकदम ज़ीरो लेवल से इस क्लास को अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा-सा उनके लिए है, जो पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर आप पढ़ाई एंड कर चुके हैं। ईडीसी की, है ना? तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आयन्स होंगे, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयन्स होंगे। ये इस तरीके का, ये आपका बन गया एक पीएन जंक्शन, राइट? अब इस पीएन जंक्शन में सबसे पहले क्या होगा कि आप अगर इस रेंज में देखेंगे, सिर्फ इस रेंज में, तो आपके पास यहाँ पे होल्स ज़्यादा है ना? और यहाँ पे होल्स की कमी है, क्योंकि ये आपका पी रीजन है और ये एन रीजन है। तो डेफिनिटली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होल्स का मूवमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे एक एरो बना के आपको दिखाता हूँ कि होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये है होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और ये किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? ये डिफ्यूजन की वजह से मूव कर रहे हैं। ये आपका होल्स का डिफ्यूजन का डायरेक्शन है, बिकॉज़ होल्स का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, होल्स का कंसंट्रेशन यहाँ कम है।
अगर हम इसी डायरेक्शन में एक और एरो ड्रॉ कर दें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये आपके पास होल्स की वजह से करंट है, जो कि आपका डिफ्यूजन करंट है, ठीक है? तो ये हमको करंट का डायरेक्शन भी मिल गया और होल्स का डायरेक्शन भी मिल गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन n रीजन है, इस वजह से ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आई जस्ट ड्रॉ दैट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक दिस। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ये डिफ्यूज हो रहा है, इसकी वजह से आपको जो करंट मिलेगा, दैट करंट वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये करंट आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो आई विल ड्रॉ कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपको डिफ्यूजन करंट मिल रहा है आईएन, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है? तो ये आपका डिफ्यूजन की पूरी कहानी हो गई कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स का डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है और डिफ्यूजन करंट भी इसी डायरेक्शन। अब जब ये कहानी आपके पास सेट है, तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर गया तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा और ये भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और ये भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक वी कैन से एक डिप्लीशन रीजन तैयार हो गया, बहुत छोटा-सा हमने ले लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमको ये पता है कि ये पी रीजन है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फुल्स है, लेकिन क्या माइनॉरिटी यहाँ नहीं रहेंगे? यस, माइनॉरिटी भी रहेंगे और माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे इक्का-दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। सपोज दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वी हैव हियर। यहाँ पे भी होंगे सपोज लाइक दिस। और आपके पास यहाँ पे होल्स भी होंगे। ये जो है ये होल्स यहाँ पे कुछ होंगे सपोज। यहाँ पे भी होल्स हो सकते हैं क्योंकि दे आर माइनॉरिटीज। अगर मेजॉरिटी है तो माइनॉरिटी होगा और माइनॉरिटी है तो मेजॉरिटी होगा। अब आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन्स के अवेलेबल होने से पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप भी यहाँ पे बन चुका है। मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डायरेक्शन जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। ये इलेक्ट्रॉन सोर्स पहले भी अवेलेबल थे, हमने उसको नहीं बनाया था फॉर क्लियरिटी। जब हमको ये नीड पड़ी कि हमको माइनॉरिटीज भी शो करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को बना दिया। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे एक फोर्स लगता है, जो कि इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ये कौन मूव कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। क्यों सर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आपका एन साइड है। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है इन साइड में, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ही तरफ डिफ्यूज कैसे कर सकता है? तो ये जो है ये ड्रिफ्ट है। सिमिलरली यहाँ पे आपका होल्स का भी एक ड्रिफ्ट होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ये आपका होल्स का ड्रिफ्ट है। अब होल्स कैसे क्यों मूव कर रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होल्स का मूवमेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है और ये जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज में रखता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। लेकिन फोर्स जो आपके पास नेगेटिव चार्ज में लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसी वजह से ये नेगेटिव साइन आपको मिलता है। तो ये जो कंडीशन है ये होल्स के लिए है और ये जो कंडीशन है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। बस यही बात आपको समझना है कि ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया है ये ड्रिफ्ट करंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल दें कि भाई इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन ऐसा, ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट जो है वो इसके ऑपोजिट में होगा। ये आपका ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन है, ठीक है? ये भी हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। अब होल्स के बारे में हम इस पे बना देते हैं। एक ही पेज में सारा कुछ हो जाएगा। होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में आपका ड्रिफ्ट कर रहा है। ये होल्स का ड्रिफ्ट का डायरेक्शन है, तो होल्स का ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगा। ये आपके ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन है। ये चारों चीजें हम समझ गए। इसको आप एक टेबल में लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इस डायग्राम से होल्स का डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट और यहाँ पे होल्स का ड्रिफ्ट और होल्स का ड्रिफ्ट करंट, ये सभी कुछ बता लिए। अब क्वेश्चन में जाते हैं। ये बोला है द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट कंपोनेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं।
ये होल्स का डिफ्यूजन करंट है और ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट है। क्या इनका सेम डायरेक्शन है? यस, इनका सेम डायरेक्शन है क्योंकि इसका भी एरो इसी तरफ है, इसका भी एरो इसी तरफ है। इसका मतलब है ये आंसर सही है, लेकिन आपको नॉट ट्रू पूछा है। अगर नॉट ट्रू पूछा है तो आप इसमें टिक नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सही बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें जाते हैं, द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये जो है, हम यहाँ पे ये ड्रिफ्ट करंट, ये आपके पास ड्रिफ्ट है इलेक्ट्रॉन का और ये ड्रिफ्ट है होल का, ये सेम डायरेक्शन में है भाई। मतलब सेम डायरेक्शन में है तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो आप इसमें टिक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है। तो ये करंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है बोल रहा है। तो यहाँ पे ये होल का ड्रिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है तो हमको डी ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज इन द सेम डायरेक्शन। अब वो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट और डिफ्यूज की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे इसने झूठ बोला है कि ये सेम डायरेक्शन में है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको नॉट ट्रू बोला है। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपरली आइडिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन का। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि हमने इसमें कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं लगाया, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, कुछ भी नहीं लगाया। ये आपका पी साइड है, ये एन साइड है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है और इसी डिप्लीशन रीजन में हम लोगों ने ड्रिफ्ट को शो किया है। ठीक है? तो जो भी कुछ हो रहा है, वो डिप्लीशन रीजन में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के वेराइटीज़ को और देखते हैं। हमारे पास तो आपको ना एक एक फिजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा पीएन जंक्शन का। और जब आप पीएन जंक्शन को इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनिशियली उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे। इनिशियली डिफ्यूजन भी होगा, ड्रिफ्ट भी होगा। लेकिन फाइनली जब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा एक पीएन जंक्शन, तब उसके करंट की वैल्यू 0 होती है। मतलब मार्केट में जो आपके पास पीएन जंक्शन अवेलेबल है, क्या उसमें सर डिफ्यूजन ड्रिफ्ट होता है? उसमें तो कोई हम फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस नहीं करते हैं। तो उसमें कोई डिफ्यूजन ड्रिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट ये दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, नेट करंट, वो ऑपोजिट होने की वजह से करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये एक पार्ट है जिसको आपको समझना है। चलिए आईआईटी रुड़की का ये क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको बोला गया है एन एन प्लस एन सिलिकॉन डिवाइस इज फैब्रिकेटेड विथ यूनिफॉर्म एंड नॉन डिजेनरेट डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनडी इज इक्वल टू 1 into 10 to the power 18। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं एक बढ़िया सा नेक्स्ट पेज। और यहाँ पे हम फिजिकली ये देखते हैं कि किस टाइप के डिवाइस की बात की जा रही है। तो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे एक तरफ डोपिंग जो है वो ज़्यादा है। सपोज़ इसको हम N प्लस से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये N है। तो ये जो प्लस साइन है, ये हेवी डोपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये कोई आयोन्स नहीं है। और ये जो नॉर्मल N है, ये इसके कंपैरिज़न में लेस डोपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो पॉज़िटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब मैं यहाँ पे अगर आपको फिज़िकली एक विज़ुअलाइज़ेशन दूँ, तो यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन आप ज़्यादा बना दो और इस तरफ आपके पास इस कंसंट्रेशन को थोड़ा-सा लेस कर दो लाइक दिस। ये आपके पास एक N प्लस N टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। जब भी ऐसा होगा, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? द रीज़न इज़ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की वजह से आपका ये चार्ज कैरियर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बाहर नहीं आएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डेफिनिटली आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो जाएँगे। आप यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से हटा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिए। बट आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरफ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स
जो आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटाए वो यहाँ। तो इस जगह पे आपके पास नेट चार्ज अभी पॉजिटिव हो गया है और इस जगह पे नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से नेगेटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आयोन्स बच गए। पॉजिटिव पॉजिटिव आयोन्स वजह के आने की वजह से यहाँ का नेट चार्ज पॉजिटिव, यहाँ का नेट चार्ज नेगेटिव हो गया। अब ये जो नेट चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप करता है, दैट इज वीबीआई, जिसको हम बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं। ये बात आपके प्रीवियस केस में भी था, जहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में भी आपके पास एक बिल्ट इन पोटेंशियल वीबीआई डेवलप हुआ था। इस बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो भी आपको पता है आप उसको यूज कीजिए। ये हमेशा ऐसा लिखा जाता है, दिस इज केटी अपन क्यू एल एन, जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका डिवाइडेड बाय जहां पे कंसंट्रेशन कम है उसकी वैल्यू आपको लिखनी है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। हमेशा हायर कंसंट्रेशन बाय लोअर कंसंट्रेशन आप लिख लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 1 इंटू टेन टू दावर 18 एक दिया गया है और आपके पास 1 इंटू टेन टू दावर 15 एक दिया गया है, तो दिस इज हायर, दिस इज लोअर। न्यूमरेटर में ये आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है दैट इज नॉन डिजेनरेट। ये नॉन डिजेनरेट क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये नॉन डिजेनरेट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने सेमीकंडक्टर में डोपिंग बहुत हाई की है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर आपका डीजेनरेट सेमीकंडक्टर नहीं बन पाया। और डीजेनरेट सेमीकंडक्टर अगर बनता तो उस सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल के इक्विवेलेंट हो जाता। तो अभी मतलब नहीं हुआ है क्योंकि नॉन डिजेनरेट है, मतलब आप सेमीकंडक्टर के फॉर्मूलेज को यूज कर सकते हैं। अगर वो डिजेनरेट होता तो आपको मेटल के जो फॉर्मूलेज है उसको यूज करना पड़ता जो हमारे आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको आइडिया होना चाहिए। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले में ये वैल्यूज लगाना है। केटी अपन क्यू की वैल्यू 0.026 हम लोग लगाते हैं, डेट इज। उसके बाद आपके पास ये जो वैल्यू है दिस इज 0.026 एट रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे आपके पास n प्लस और n की बात है, तो n प्लस 1 इंटू टेन टू दावर 18 है, दिस इज 1 इंटू टेन टू दावर 18 है। और यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू दैट इज 1 इंटू टेन टू दावर 15 है, तो यहाँ पे 10 टू दावर 15 लगा दिए और इसका आंसर आपको आ जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस वन, दैट इज 0.173। ये आपकी आ रही होगी, ठीक है। सो दिस इज 0.173 वोल्ट and this is the exact answer, 0.173 volt. So we got this value। ठीक है, ये भी आईआईटी रुड़की का गेट का क्वेश्चन है। इस वैरायटी के क्वेश्चन का भी आइडिया आपको होना चाहिए, जो आपने अगर सॉल्व किया है तो डेफिनेटली ये एक पार्ट है पीएन जंक्शन का। ये आईसी बेंगलोर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कुछ खास बातें दी गई है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप ये देखिए, यहाँ पे आप द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, आप यहाँ पे देखिए जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने आपको बोला बिल्ट इन पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये भी इंडिकेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो जब भी किसी डिवाइस में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, मतलब कहीं पे होल्स ज्यादा है कहीं पे होल्स कम है, कहीं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है कहीं इलेक्ट्रॉन्स कम है, अगर इस टाइप का सिनेरियो आपको दिख रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा, वहां पे बिल्ट इन पोटेंशियल भी डेवलप होगा। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। देखिए द फिगर बिलो शोज द डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इन लॉग स्केल। इसका जो वाई एक्सिस है इस लॉग स्केल को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ग्राफिकली जब हम लोग किसी बहुत बड़ी वैल्यूज को ग्राफिकली पुट अप करते हैं ग्राफ में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो ग्राफ के अंदर ही आ जाए, तो उसकी स्केलिंग करते हैं बाय टेकिंग द लॉग, तो इसको लॉग स्केल बोला जाता है। ठीक है, नहीं तो ये 10 टू द पावर 16 कहाँ चला जाता आप सोचो, और ये 10 टू द पावर 14 कहाँ चला जाता। लेकिन जब ये ग्राफिकल प्लॉट ड्रॉ किया गया तो आप ये देखिए यहाँ पे कोई लॉग स्केल नहीं लिखा गया है। यहाँ पे एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन है पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि लॉग ऑफ एक्सेप्टर एटम है ऐसा कुछ। और यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस है, जो कि सेमीकंडक्टर के अंदर की डिस्टेंस है, जो कि माइक्रोमीटर के डिस्टेंस में दिया गया है।
तो कहीं पे भी लॉग स्केल नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा छोटा क्यों हुआ, क्योंकि इसको लॉग स्केल में पुट अप करके बनाया गया है। लेकिन वाई एक्सिस आपका एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन है, लॉग स्केल में नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर इन द सेमीकंडक्टर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग इज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपका किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशन है जहाँ पे कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है, कंसंट्रेशन एक तरफ कम है। तो आप समझ जाए कि होस जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। अगर होस इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से छोड़ के आएगा तो इस तरफ आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। अब जैसे आपके पास बिल्ट इन पोटेंशियल का फार्मूला है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला होगा। आर यू गेटिंग मी? तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में पढ़ के उसके फार्मूले में लैंड आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को डिकोड आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये अप्लाई करते हैं फार्मूला, और फार्मूले को अप्लाई करने के बाद तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है फार्मूला, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा हमारे पास किसी दो साइड्स में, जैसे कि अभी हम लोगों ने बिल्ट इन वोल्टेज फाइंड आउट किया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, आपके पास होगा दिस इज के टी या फिर वी टी, वी कैन हैव दिस इज डी एल एन ऑफ एन ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय this is small change in the distance, whatever distance we have, the change in the concentration with respect to distance, लेकिन उसमें log के साथ, नेचुरल log के साथ। और ये kT that means this is also known as VT, जो आप थर्मल वोल्टेज जानते हैं। तो this is VT d by dx of this is ln of na of x, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब इसमें आपको na की वैल्यू दी गई है, अब आपको उसको लॉग में निकालना पड़ेगा, और क्योंकि लीनियर चेंज है तो डायरेक्टली हम डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले ले वीटी के बाद, सो वी कैन राइट दिस इज ln ऑफ whatever value we have, that is 10 to the power 16, 10 to the power 16 minus this is ln of 10 to the power, we have this is 14, so 10 to the power 14 divided by, we are having the distance जो कि आपके पास 2 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर का है। तो मैं इसको वो चेंज भी कर देता हूँ, किसमें, सेंटीमीटर में। 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 -1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, क्योंकि लीनियर चेंज है इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली उसका डिफरेंस ले लिया। ठीक है। तो ये है आपका एक्सप्रेशन, इसमें आप वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आंसर आएगा। जैसे कि वीटी की वैल्यू वी हैव 0.026, और ये जो आपका ln ऑफ 10 टू द पावर 16 है, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, और कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए। तो ये आ जाएगा 36.84, सो दिस इज 36.84। ठीक है। माइनस this is ln of 10 to the power 14, so we just use your calculator, this is 32.23, this is 32.23, है ना। और उसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर में 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व दिस, एंड वी आर गोइंग टू गेट 1.198 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस इज 1.198 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम देख भी लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू पुट अप करना है वो किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में पुट अप करना है, एंड द आंसर विल बी 1.198। ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास कंसंट्रेशन डिफरेंस दिया गया है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस में आपके पास ड्रिफ्ट भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। ये एक आप दायरा बना लीजिए कि हमको कहीं पे भी कोई डायोड हो या फिर कोई आपके पास सेमीकंडक्टर हो, सिंगल सेमीकंडक्टर, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस दिया गया है तो वहां पे हमारा
वोल्टेज भी आएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे हमारा डिफ्यूजन भी आएगा, ठीक है? ड्रिफ्ट भी आएगा, मतलब जो डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल भी होगा। तो सारी चीज़ एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर में समा जाता है, जब आपका सेमीकंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होता है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं या फिर उसके वैराइटीज होंगे, जिसको हम देखते हैं कि अब क्या दिया गया है। ये हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन है जो आईआईटी कानपुर का है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है। मैं इन क्वेश्चंस को क्यों लिया, कारण ये है कि इससे अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको ये 4 ऑप्शन फाइंड आउट करते-करते काफी सारी चीजों का एक साथ रिवीजन हो जाता है एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन। ठीक है, फिर से वही बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, डिप्लीशन रीजन में, और आपका जंक्शन पीएन जंक्शन है, और ये इक्विलिब्रियम में ही है। अभी तक हम नॉन इक्विलिब्रियम में नहीं गए हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। इन इक्विलिब्रियम इज शोन इन द फिगर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे नॉट ट्रू है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल है जो कि डिप्लीशन रीजन में बनाई गई। तो ये प्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पॉइसन इक्वेशन से आता है। और खास बात ये कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल इस तरीके से रैंप फंक्शन में दिख रहा है और ये पॉजिटिव साइड में है, तो आप हमेशा याद रखना, ये लेफ्ट साइड आपका एन रीजन होगा और राइट साइड पी रीजन होगा। ठीक है? अगर आपका यही प्रोफाइल नीचे बनता है, डाउनवर्ड बनता है सेम टाइप का, तो आपका लेफ्ट साइड पी होगा, राइट साइड एन होगा। तो यहाँ पे एक चीज तो हम लोगों ने खामोशी से कर लिया कि आपका लेफ्ट साइड एन है और राइट साइड पी है, तब जाके डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल ऐसा बनता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज ऑफ एन टाइप एंड राइट साइड इज ऑफ पी टाइप। तो लेफ्ट साइड एन टाइप है, राइट साइड पी टाइप का है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है, तो ये इसका आंसर नहीं है। दूसरी बात, हमको बोला है बोथ द एन टाइप एंड पी टाइप रीजन्स आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। ये भी सही है, क्योंकि जब तक यूनिफॉर्मली डोप्ड नहीं होगा तो आपको चार्ज डेंसिटी का स्टेप फंक्शन नहीं मिलेगा, और चार्ज डेंसिटी का स्टेप फंक्शन भी नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रैंप फंक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि आपके पास यहाँ पे हम चेक भी करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये पीएन जंक्शन है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ये डिप्लीशन रीजन है, ठीक है? डिप्लीशन रीजन में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आयंस होंगे और यहाँ पे नेगेटिव आयंस और होल्स होंगे। ये डिप्लीशन रीजन के बाहर वाला एरिया है। राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव आयंस होंगे, ये ऐसा, क्योंकि ये आपका एन साइड है, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है। ये अगर हम लोग इसका चार्ज डेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं, तो चार्ज डेंसिटी का ग्राफ ये आपके पास कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब में बनेगा, और ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ या फिर सेंटीमीटर में बनेगा, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अब ये जो चार्ज डेंसिटी का ग्राफ है, ये एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर लेंथ पे ही बनेगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये जो रीजन है ये आपका न्यूट्रल रीजन है। इसमें कोई हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज नहीं लगाया है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। ये जो रीजन है ये आपका न्यूट्रल है। इसको कई बार हम लोग क्वासी न्यूट्रल रीजन भी बोलते हैं। लेकिन ये जो रीजन है, ये आपका चार्ज्ड रीजन है, जिसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। और ये रीजन फिर से आपके पास न्यूट्रल रीजन है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो चार्ज रीजन है, इस तरफ आपके पास नेगेटिव आयंस है, तो हम सबसे पहले एक कांस्टेंट लाइन खींचेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये रीजन यूनिफॉर्मली डोप्ड है। तो आपका चार्ज का वैल्यू यूनिफॉर्म है, और ये आपका ग्राफिकल प्लॉट ऐसा बनेगा। और अगर हम इस तरफ बनाएं, तो वी हैव दिस वन इज द ग्राफिकल प्लॉट ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है? तो ये जो है, इस लाइन को आप रिमूव कर सकते हैं। ये आपके किसी काम का नहीं अब। और ये जो है, इस लाइन को भी आप रिमूव कर सकते हैं, ये किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आपको मिले हैं, ये आपको ये बताता है कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट कूलम्ब है, तो यहाँ पे चार्ज हम लोगों ने लिखा,
और ये आपके पास Nd प्लस आयन है। यहाँ पे ये आपके पास Q है और यहाँ पे Na माइनस आयन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, ये बताता है कि दोनों साइड यूनिफॉर्मली डोप्ड है। ठीक? अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा? आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने पी साइड लिया है, ये एन साइड, ठीक है? आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिया है? ये आपका पी है और ये आपका साइड एन है। इसी कारण ग्राफ जो है वो आपका नीचे बनेगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इन वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आपको उस समय पॉइसन इक्वेशन यूज करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इज रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और ये आपका डीएक्स होगा। ये रो जो है वो चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब है आपको इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो एक रैंप फंक्शन मिलेगा, ठीक है? दिस इज नथिंग बट ए रैंप फंक्शन बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो रैंप फंक्शन है जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली आपको इसी पॉइंट पे ही ड्रॉ करना है। ये ऐसा, दिस विल बी लाइक दिस। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा। दिस इज ई नॉट मैक्स हम लोग लिखते हैं। और ये जो पॉइंट है ये आपका वी कैन राइट डब्ल्यू लिखे या फिर एक्स लिखे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एन साइड है एक्स एन नॉट और ये पोजीशन आपके पास माइनस ऑफ एक्स पी नॉट होगा। ये जीरो है, ठीक है? यहाँ पे सेम वही, ये दोनों पोजीशन जो है ये आपके पास एक्स पी नॉट है नेगेटिव में, ये जीरो और ये आपके पास प्लस एक्स एन नॉट है डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन टुवर्ड्स एन साइड। सिमिलरली दिस इज माइनस एक्स एन नॉट, ये जीरो, ये आपके पास प्लस एक्स पी नॉट है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। यही चीज इस वाले डायग्राम में अपसाइड बना है। तो इसका मतलब है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? ये जो आपके पास माइनस 0.1 यहाँ पे दिया गया अगर आपको दिख रहा है तो ये एक्चुअली माइनस ऑफ एक्स एन नॉट की वैल्यू है क्योंकि ये एन साइड है, ये पी साइड है। और ये आपको जो वैल्यू दिया गया है दैट इज 1.0 यूनिट है आपके पास माइक्रोमीटर का। ये जो है ये आपके पास प्लस एक्स एन नॉट की वैल्यू है, ठीक है? तो सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया, कैसे आएगा वो भी बता दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो ध्यान देने लायक है वो है कि बोथ एन टाइप एंड पी टाइप डिप्लीशन रीजन आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। तो यूनिफॉर्मली डोप्ड होने से ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रैंप फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रैंप फंक्शन मिला है तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये नहीं है। थर्ड आपको बोला गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। तो क्लियर कर लेते हैं। तो थर्ड आपको दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इन इज 700 मिलीवोल्ट। इसको हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट ऑप्शन दिया गया इफ द पी साइड p type region has a doping concentration of 10 to the power 15 then the doping concentration in the n type region will be ये जो भी वैल्यू आपके पास आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम रामबर्न फार्मूला बोल सकते हैं जो काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता है। वो फॉर्मूला है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस वाली को। यहाँ पे हम एक्स एन नॉट और उसके साथ आपके पास जो डोनर एटम का कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू आप एक्स पी नॉट इंटू एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। इसके पीछे जो बेसिस है वो ये है कि आपके पास जितने आयोन्स इधर पे होंगे उतने ही पॉजिटिव आयोन्स इधर पे होंगे। नेगेटिव साइड के चार्ज और पॉजिटिव साइड के चार्ज जो है वो इक्वल है, जिस बेसिस पे ये इक्वेशन आता है। इसी इक्वेशन के बेसिस पे ये दिया गया है आपको दो चीजें। जैसे यहाँ पे दिया गया द पी टाइप रीजन हैज ए डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 15 देन द डोपिंग कंसंट्रेशन इन द एन टाइप रीजन विल बी 10 टू द पावर 16। तो आपको पी टाइप रीजन का डोपिंग कंसंट्रेशन ये 10 टू द पावर 15 दिया गया है। तो ये आपके पास डोपिंग कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 16 होना चाहिए। तो एन साइड में जो आपके पास एक्स एन नॉट की वैल्यू है वो माइनस 0.1 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है ये 1.0। तो ये आपके पास 1.0 दैट मीन्स 1। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका भी आंसर 10 टू द पावर 15 आएगा, इसका भी आंसर 10 टू द पावर 15 आएगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी आपका सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है? ये डी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन फाइंड आउट करना है।
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज V is equal to, we have the negative of this electric field dx। मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आया है, उसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वोल्टेज मिल जाता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास y एक्सिस में है और x एक्सिस में आपके पास x, दैट इज डिस्टेंस है। तो आप अगर इसका एरिया फाइंड आउट कर ले, ये जो आपके पास बना हुआ है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ जो आपके पास क्लोज्ड कर्व दिया गया है, उसको आप फाइंड आउट कर ले तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप हाफ ऑफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, क्वेश्चन आपके पास यहाँ है, दैट इज 10 टू द पावर 4। तो y एक्सिस में आपके पास 10 टू द पावर 4 है। x एक्सिस में आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस दिस इज 0.1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज 1 माइनस ऑफ माइनस 0.1, दैट इज 1.1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू आपके पास 1.1 विल बी द वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपका 700 तो नहीं आएगा, 700 मिली वोल्ट, लगभग ये 550 मिली वोल्ट आना चाहिए। दैट इज 550 मिली वोल्ट आया, विच इज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विथ ऑप्शन सी। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप अगर फॉर्मूला आपको पता है, कंसेप्ट आपको पता है, चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करती है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।